आज के क्लास में हम देखेंगे हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले क्लास में बताया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि यदि भारत सरकार कोई ऐसी कानून बना दे जो संवैधानिक तौर पे गलत हो, तो उसको गलत कौन साबित करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या कौन करेगा? तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यदि उसी प्रकार किसी राज्य में राज्य की सरकार यदि कोई कानून बना दे, तो शुरुआती तौर पे वहां के जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, वो डिसाइड करेगा कि वो जो कानून बना है वो गलत है या सही है। ठीक है, तो ये है आपका उच्च न्यायालय। नमस्कार। द हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। इस क्लास में हम देखेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में, और हाई कोर्ट्स जो होते हैं, उच्च न्यायालय जो है, उसका प्री प्लस मेंस अप्रोच से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्री यानी कि जिस प्रकार से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने हाई कोर्ट्स हैं, कौन से आर्टिकल एसोसिएट्स हैं हाई कोर्ट से, ठीक है, इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, इनके पावर क्या हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे इनका क्या एक्शन है, क्या रिट्स जारी करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे प्री के जो कंसेप्ट होता है। साथ ही साथ मेंस अप्रोच देखेंगे। मेंस में ये होता है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में आपको मॉडल आंसर लिखना होगा। तो जो आंसर लिखना होगा उसके लिए मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीओआईक्यू और प्लस एमसीक्यू। पीओआईक्यू के जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं, उनको स्टडी करने के बाद उनका एक जिस्ट बनाया गया है, सार बनाया गया है, और उन सार को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटी बुक रिटन बाय द लक्ष्मीकांत, उससे मैंने इस क्लास को पढ़ाने की कोशिश किया हूं मैं। ये क्लास हमारी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जो भी हमारे जितने भी ऑल वन डे एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, एचईओ हो गया, इन सभी के लिए ये क्लास समान रूप से यूजफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो ये जो हाई कोर्ट है, ये हमारा आर्टिकल, जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214 से 214 से 231 तक मेंशन है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 124 में आता है, ठीक है, उसी प्रकार हाई कोर्ट जो है, ठीक है, ये हमारा 214 से 231 तक आता है। ओके, ठीक। ये किस पार्ट में आता है, ये कौन संविधान के कौन से भाग में आता है ये? तो ये आपको पता है कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट स्टेट का होता है, तो स्टेट कौन से भाग में आते हैं? भाग 6 में, पार्ट 6 में। तो उसी प्रकार तो हाई कोर्ट किस में आएगा? पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 में। ओके, ठीक है। अब ये जो हाई कोर्ट है ना, इसका ओरिजिनेशन हम देखेंगे कैसे हुआ है। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट का कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जब संविधान सभा के सारे मेंबर जब इस पे बहस कर रहे थे कि संविधान में क्या क्या चीजें इंक्लूड किया जाए, तो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से हमारे देश में रूल किए थे, आर्टिकल 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है ना, फिर हमारा चार्टर एक्ट 1861 भी है, तो इन सबों को देखा गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो हमारे कोर्ट थे उसको सुप्रीम कोर्ट बना दिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1861 आया, तो उससे क्या हुआ था कि कलकत्ता हो गया, बॉम्बे, मद्रास में एक हमारा हाई कोर्ट स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, तो उसी को ये आगे बढ़ाया गया है, यानी कि ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। 1862 क्यों? क्योंकि हमारा चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1861। ठीक है, ओके। अब देखेंगे, जब ये आया हमारा 1862 में, ये चीजें हमारी हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें हाई कोर्ट हाई कोर्ट वर सेटअप एट, कहाँ कहाँ सेटअप हुआ आपको पता है? एक तो हमारा कलकत्ता,
ठीक है। और जो कलकत्ता में हुआ, यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाई कोर्ट। HC मतलब हाई कोर्ट, ये हमारा पहला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर कहाँ होगा? बॉम्बे, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, यानी कि 1862 में इसका ओरिजिनेट हुआ हाई कोर्ट का कंसेप्ट। ठीक है, और सबसे पहले कलकत्ता में हाई कोर्ट बना और फिर बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, अब देखेंगे कि 1862 में जब हुआ तो उत्तर प्रदेश को भी चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को मिल गया, बॉम्बे को मिल गया, ठीक है, मद्रास को मिल गया, तो उत्तर प्रदेश को भी चाहिए, क्योंकि स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए क्लास है तो उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1862 है, 1862 के 4 साल बाद यानी कि इन 1866, ठीक है, 1866 में हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट फॉर नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस केम इनटू एग्जिस्टेंस एट आगरा। ठीक है, ओके, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कलकत्ता तो हमारा इंडिया के ईस्ट में कलकत्ता हो गया, बॉम्बे देखेंगे तो बॉम्बे आपका वेस्ट में हो गया, मद्रास देखेंगे तो मद्रास साउथ में हो गया। तो जो हम, आप इस तरह देखेंगे तो ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो ईस्ट में हमारा कलकत्ता हो गया, कलकत्ता हो गया, साउथ में हमारा मद्रास हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेस्ट में बॉम्बे हो गया। ओके, और यहाँ पे जो आएगा यानी कि नॉर्थ पार्ट में पहली बार जब शुरुआत होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आगरा, आगरा। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। ओके, ठीक। तो ये देखिए आगरा में हुआ, तो आगरा में 1866 में हाई कोर्ट जो है बन गया वहां पे। ओके, यानी कि उस समय तक 4 हो गए हाई कोर्ट, एक कलकत्ता में सबसे पहले, फिर बॉम्बे मद्रास, 2 3 ये हो गए, और चौथा हमारा आगरा हो गया। ठीक है, इसी को देखते हैं कि यही आगरा जो अभी का इलाहाबाद है, प्रयागराज में जो हाई कोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश में जो आगरा में बना था उसको हम शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट करके कहाँ लेके आ गए? इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद में कब लेके आए थे? 1869 में। ठीक है, यानी कि 3 साल बाद 1866 में आप देखेंगे कि आगरा में बना, लेकिन 3 साल लगा, 3 साल के बाद हम इलाहाबाद में शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो आगरा चाहे इलाहाबाद, कोई एक हो, किसी एक को उत्तर प्रदेश में जो हमारे बने, तो अभी हमारा इलाहाबाद है तो इसका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है हमारा फोर्थ हाई कोर्ट बना इंडिया का। ठीक है, ओके, एक चीज और समझिए आप, इसमें कंफ्यूज मत होइए। आप कहेंगे सर आगरा को फोर्थ क्यों नहीं कहे आप? क्योंकि आगरा अभी नहीं है एग्जिस्टेंस में, इलाहाबाद एग्जिस्टेंस में है, तो उसी को हम बोलेंगे चौथा हमारा है। ठीक है, इलाहाबाद, एक क्वेश्चन आएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेबलाइज कब हुआ, कब किया गया, और दूसरा कि इसको आगरा से इलाहाबाद कब शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये जो भी कुछ आए, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने आगरा कर दिया, लेकिन यदि मान लीजिए सपोज यहाँ से मैं सिर्फ आपको ये पोर्शन जो है नहीं पढ़ाता, नहीं बताता, और बस इलाहाबाद बोलता, तो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहती। ओके, इसलिए आप इसको लेकर परेशान मत होइए, आप सिंपल इसी को इलाहाबाद मानिएगा। ये फोर्थ हमारा इसमें हो गया। ठीक है, अब देखिए इलाहाबाद की जो बात करते हैं आप, तो इलाहाबाद में क्या है? 2 बेंच है, एक तो इलाहाबाद में बैठती है हाई कोर्ट की, और एक है हमारा लखनऊ बेंच, लखनऊ बेंच। ठीक है, ये बेंच क्यों बनते हैं? इसी का सब पार्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सब पार्ट है, छोटा सा रूप है, वो लखनऊ बेंच बैठता है, क्योंकि हमारे कैपिटल लखनऊ में है। ओके, तो हमारे विधानसभा, विधान परिषद, राजधानी सब लखनऊ में है, तो वहाँ के कार्य को प्रभावित न हो, तुरंत कोई भी चीजें कोर्ट में जाए तुरंत वहीं से सॉल्व हो जाए, सरकार को बार बार इलाहाबाद ना आना पड़े, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लखनऊ में उसको बना दिया गया। तो जो लखनऊ बेंच बना इलाहाबाद का, वो कैसे बन गया? वो हमारा बना स्टेबलाइज
स्टेबलाइज्ड वाया, एक माध्यम होगा, ऐसे तो आप बना नहीं पाएंगे, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, या जो हमारे स्टेट के हैं प्रोविंस उसको मिलाना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर लेके आने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा ऑर्डर था ये था यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रोविंसेस हाई कोर्ट ठीक है, रेगुलेशन ऑर्डर 1948, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस हाई कोर्ट एमलगमेशन ऑर्डर 1948 के माध्यम से जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, उसका हम क्या किए, लखनऊ बेंच बना दिए, ठीक है, समझ में आ गया चीजें, ओके। इसके बाद क्या ये सब चीज आप देख लिए, अब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप, ठीक है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैंक्शनड जज इन इंडिया, ओके, यानी कि भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी हाई कोर्ट में, और कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, तो जो 25 हाई कोर्ट इंडिया में है उन हाई कोर्टों में सबसे अधिक जज कहीं पे सैंक्शन है, मतलब सबसे अधिक जजों की जो संख्या है वो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ठीक है। अब जजों की संख्या क्यों, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करता है, ठीक है, उसको भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ओके, ठीक है। पहला हाई कोर्ट कौन सा है, फर्स्ट हाई कोर्ट, तो पहला हाई कोर्ट हमारा कौन सा है, कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है, ओके। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, अभी देखेंगे इंडिया में 2026 में, तो टोटल हाई कोर्ट आपके पास है 25, कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट आपके पास है, और जो हमारा 25वां जो हाई कोर्ट बना वो हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो अमरावती में बना है, ठीक है, जो 1 जनवरी 2019 को बना था, ठीक है। ये जो 25 हैं, इन 25 में आप देखेंगे तो 18 तो हमारे स्टेट के हो गए, और जो हमारे 7 आते हैं, 7, ये जो 7 हाई कोर्ट आप देखेंगे, ये या तो 2 स्टेट के लिए एक बन गए हैं, या 2 स्टेट और एक यूटी के लिए बन गए हैं, है ना, यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मान लीजिए आपका केरला हाई कोर्ट है, तो केरला हाई कोर्ट एक केरल राज्य और दूसरा जो लक्षद्वीप है, ठीक है, उनको मिला के ये बन गया है। मद्रास हाई कोर्ट ले लीजिए, तो मद्रास हाई कोर्ट क्या है, एक तो मद्रास का आपका हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, जो पुडुचेरी है उसको लेके वो चलता है, ओके। वेस्ट बंगाल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो क्या करता है कि दमन, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल का वो लेके चलता है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, इस तरीके से अभी और भी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। यानी कि ये जो 18 हैं ये तो स्टेट्स के हो गए, वन स्टेट, वन स्टेट, और ये जो है 7 जो हमारे हैं ये हमारा स्टेट प्लस यूटी, या स्टेट प्लस स्टेट, ठीक है। जैसे आपका गुवाहाटी हो गया, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या है, असम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, ठीक है, इन सब को लेके चलता है, ओके, ठीक है। बस जनरली इसी पे फोकस कीजिएगा, उतना डिटेल्स में आपको नहीं चाहिए, ओके। अब देखिए, अब हम चलते हैं आर्टिकल पे कि कौन से आर्टिकल कैसे कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। इसको समझना है तो आपको आर्टिकल के माध्यम से ही आपको समझना पड़ेगा, ओके। चलिए, हाईकोर्ट शुरू होता है आर्टिकल 214 से, ठीक, आर्टिकल आर्टिकल 214 से, ठीक।
आर्टिकल 214 से शुरू होता है। तो आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 कहता है कि एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट, यानी कि हर राज्य के पास एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि हर राज्य के पास एक अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे आएगा हमारा इससे जुड़ा हुआ 215, 216 इस तरह से जाएंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आ गई तो आपको मैं समझा दे रहा हूं कि जैसे आपको ये 25 समझाया था मैं। ठीक है, ओके। इसमें एक आर्टिकल है क्या, 230, 230 आर्टिकल है। 230 आर्टिकल में यह है कि एक कॉमन हाई कोर्ट बनेगा। अ कॉमन कॉमन हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट बनेगा। किसके लिए? फॉर टू और मोर स्टेट। ओके, मोर स्टेट्स। दूसरा, एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, टेरिटरी के लिए। ठीक है, यानी कि दो राज्य हैं, है ना, उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, और ये यूटी रहेगा तो उसके लिए भी एक हमारा कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ओके, ये आर्टिकल 230 में है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसका, द पंजाब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये जो द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बना है, ये 200 आर्टिकल 230 को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये पंजाब के लिए भी है, हरियाणा के लिए भी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये चंडीगढ़ के लिए भी आता है। ठीक है, यानी कि ये जो हाई कोर्ट बना है, ये क्या करता है? सर्व करता है, सर्व बोथ स्टेट, बोथ स्टेट्स। बोथ स्टेट में मतलब क्या? एक हमारा पंजाब और दूसरा हमारा हरियाणा, हरियाणा हो गया, एंड यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो इसकी बात हो रही है, यूटी। यूटी कौन सा यूटी? यूटी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके स्टेट हो गए और ये चंडीगढ़ आपका यूटी हो गया, यानी कि मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट और यूटी। तो ये हमारा 230 में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ओके, इसी में आएगा हमारा आर्टिकल 231। 231 में ये है, ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन स्टेबलाइज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। ठीक है, यानी कि स्टेबलाइज कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा हाई कोर्ट का। ओके, यानी कि अ कॉमन कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर किसके लिए? टू और मोर स्टेट्स। ये चीज याद रखिए, यहाँ पे अंतर है। ये जो है अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, ये सेम यहीं पे है, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। बस यहाँ पे यूटी लग गया है। जब यूटी लग गया है तो 230 में है। ठीक है, और यूटी नहीं है तो 231 में है। ठीक है, ओके। इसका एग्जाम्पल कहेंगे सर, इसका एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में देखेंगे आपका असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर, ये सब आके हमारे गुवाहाटी में जाते हैं। तो दो से अधिक हमारे स्टेट हैं उसको। इसमें यूटी की बात नहीं है, इसमें यूटी आप नहीं जोड़ेंगे। जो हमारे केंद्र शासित हैं,
है ना, उसको जोड़ने की बात नहीं आ रही है, यानी कि ये हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट याद रखिएगा। कोई एक ही बस याद रखिए, ठीक है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उसमें आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आ गया, और गुवाहाटी में देखेंगे तो इसमें हमारा असम, तो हमारा कौन आ जाएंगे इसमें, असम, असम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश, ठीक है। फिर हमारा नागालैंड, नागालैंड, यानी दो से दो या दो से अधिक आ जाए हमारे आ जाएंगे, तो बस इतना ही रखिए, ठीक है। ओके, अब आप देखिए, ये तो आप समझ गए, ठीक है। यानी कि 214, यानी कि एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट कौन बनाएगा, हाई कोर्ट आपका पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। 230 में देखे हैं कि कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, दो या दो से अधिक स्टेट और एक यूटी के लिए, उसका एग्जाम्पल हम दिए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। इसको आप समझ गए हैं। फिर 231, इसमें सिर्फ दो और दो से अधिक हमारे स्टेटों के लिए बना है, ठीक है। वहीं पे एवरी स्टेट के बारे में बात करेंगे, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लेते इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि सिर्फ एक राज्य के लिए बना है, वो हमारा उत्तर प्रदेश के लिए। 214 में आप समझ गए एग्जाम्पल तौर पे, 230 में आप समझ गए हरियाणा और पंजाब को लेके, और 231 में आप ये समझ गए, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया। यही तीन कैटेगरी में हमारे हाई कोर्ट बनते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। अब देखिए 214 आपका आर्टिकल हो गया। अब आते हैं 215 पे। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 215, ये है क्या? आर्टिकल 215 में ये है कि जो हमारे हाई कोर्ट अब तक बने हैं, है ना, एक सीक्वेंस में चलते हैं ना। तो जो 214 में आपने देखा कि हाई कोर्ट बन गए। अब हाई कोर्ट बन गए हैं तो तीन तरह के हाई कोर्ट बन रहे हैं। एक तो स्टेट में बन गए हाई कोर्ट, एक स्टेट के लिए, एक हम देखते हैं दो स्टेट के लिए, और एक हम देखते हैं कि दो स्टेट और एक यूटी के लिए, है ना। तो आप उस तरीके से 214, 230 और 231 आपने पढ़ा है। ओके, अब हम देखेंगे 215। तो 215 में जो है वो है हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हम देखेंगे हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। इसके प्रीवियस क्लास में मैं जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट मेरे इससे प्रीवियस क्लास जो पढ़े होंगे उनको अच्छे से एक एक कंसेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वही है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सेंट्रल पे हो जाएगा, और जो हाई कोर्ट है आपके स्टेट पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 215 में हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख है ना, किसका, ये है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यदि कोई बोलता है, यानी कि हाई कोर्ट कोई आदेश दिया है और उसको पब्लिकली विरोध कर रहे हैं या न्यूज़पेपर में पब्लिश करा रहे हैं उसके विरोध में, अगेंस्ट में, तो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उस पे हाई कोर्ट आपको पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये है कि ये जो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा, किसी भी चीज पे कोई विवाद है उस पर जो डिसीजन हाई कोर्ट लेगा वो भविष्य में साक्ष्य और नजीर के रूप में मान्य होगा, एविडेंस और प्रेसिडेंट के रूप में मान होगा, और वो हमारा चलेगा। और स्टेट के जितने भी हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट्स हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय भविष्य में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनको मानना पड़ेगा, उसी प्रकार उस स्टेट में जो हाई कोर्ट है यदि कोई डिसीजन ले लिया है तो उसके नीचे जितने कोर्ट हैं उनको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, ये था आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में अच्छे से आपको मैं पढ़ाया हूं मैं, तो आप जाके उसको देख लीजिए, ओके। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभिलेख न्यायालय का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय। जैसे इफ अ लोअर कोर्ट इग्नोर अ प्रीवियस इलाहाबाद, ठीक है, रूलिंग ऑन लैंड डिस्प्यूट, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 215। मान लीजिए कोई एक लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका, ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है कि एक अपना वर्डिक्ट दिया है, निर्णय दिया है, किसको, जो लैंड डिस्प्यूट होता है, भूमि विवाद होता है, उस पर एक निर्णय दिया है, ठीक है, निर्णय दे दिया है कुछ भी, लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो है, जिला न्यायालय जो है, वो उसको नहीं मानता है। तो नहीं मानेगा
तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आर्टिकल 215 की अवहेलना कर रहा है, ठीक है, जो कि उसको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब भविष्य के लिए जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देगा उसको मानना पड़ेगा। अब देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 क्या है? आर्टिकल 216 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट या कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, सिंपल आप मान लीजिए कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है आप समझिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट है ना, ये है क्या? इसका मतलब ये है कि कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट का मतलब कि चीफ जस्टिस और जजेस जो होते हैं, है ना, ये हमारा, आप इसको कंपोजिशन भी कर सकते हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन जो हाई कोर्ट का है उसमें हमारे चीफ जस्टिस और जजेस का होता है। कैसे होगा? ये जो कंपोजिशन होगा वो डिसाइड कौन करेंगे? यानी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट। अब आप कहेंगे कि सर राज्य की बात आती है तो इसमें तो गवर्नर काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गवर्नर का अधिकार है, लेकिन आपको बताया हूं कि ये इंटीग्रेटेड हमारा जुडिशरी सिस्टम है। जब आपको मैं बता रहा था कि जजों की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ठीक है, तो आपको बताया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ओथ दिलाने की जब बात आती है, उस उस समय हमारे जो जज हैं किसी भी स्टेट के, उनको शपथ ग्रहण समारोह में वहां के जो गवर्नर हैं वो अपना शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, ओके। तो ये देखिए कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट में क्या है। प्रेसिडेंट जो है डिसाइड्स डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट बेस्ड ऑन ह्यूज केस बैकलॉग इन यूपी। ठीक है, यानी कि देखिए कितने जज रहे, है ना, कितने हमारे चीफ जस्टिस रहेंगे, चीफ जस्टिस तो एक ही रहेंगे, लेकिन कितने हमारे जज रहेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और वो देखेंगे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने केसेस हैं, ठीक है, कितने बैकलॉग है। तो इन बैकलॉग को जल्दी से खत्म करने के लिए हमें जजों की नियुक्ति ज्यादा करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें हमारा कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए आर्टिकल आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 क्या है? 216 समझ गए आप, 215 भी आप समझ गए हैं। 214 में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ द हमारा, आपको हम बताए हैं, है ना, कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हो गया, एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट, 214 में आप समझ गए। 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ गए। 216 में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उसमें कितने जज होंगे उसको डिसाइड कौन करेगा, डिटरमाइन कौन करेगा, इसको आप देख लिए। 217 है 217। 217 में हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट एंड कंपोजिशन के बारे में बात होगी, यानी कि नियुक्ति और संरचना को लेकर बात होगी। इसमें देखेंगे पहला ये क्या करेगा, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे। सिंपल पूछ देगा कि जो जजों की अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो किस आर्टिकल में है, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। ये करेंगे, प्रेसिडेंट कब करते हैं? आफ्टर, ऐसे प्रेसिडेंट कब करेंगे? आफ्टर कंसल्टेशन कंसल्टेशन, ठीक है, विद, तीन लोगों से ये सुझाव लेते हैं। ठीक
यानी आर्टिकल 217 में हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस होता है। ओके, और ये जज का अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि पहले वो कंसल्ट करेंगे। ठीक है, किससे कंसल्ट करेंगे? सबसे पहले कंसल्ट करेंगे CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, फिर हमारे जिस स्टेट में जजों की नियुक्ति करनी है वहाँ के जो राज्यपाल हैं, यानी कि जो हमारे गवर्नर हैं, उनसे कंसल्ट करेंगे। और साथ ही साथ जिस कोर्ट में नियुक्ति करनी है तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ हाई कोर्ट, वहाँ से ये कंसल्ट करते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, यानी कि ये 216 में ये था आर्टिकल, कंफ्यूज मत होइए, फिर देखिए समझा रहा हूँ। आर्टिकल 216 में ये है कि बहुत सारे वैकेंसी, बहुत सारे बैकलॉग हैं, बहुत सारे केसेस का बैकलॉग है। ठीक है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, है ना, कितने नंबर ऑफ जज चाहिए किस स्टेट को, तो वो तो हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा और प्रेसिडेंट उसको नियुक्ति करेंगे। ये खत्म काम। ठीक है, अब आता है कि कौन से जज को नियुक्ति करनी है। ठीक है, तो कौन से जज को नियुक्ति करनी है, यदि कोई जज को हम नियुक्ति कर रहे हैं किसी का नाम को, तो उस नाम पे हमारे जस्टिस वर्मा को नियुक्त करना है। तो ये प्रेसिडेंट महोदय क्या करेंगे, यानी कि जो लॉ मिनिस्टर ही हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे सब होता है, तो सिंपल समझिए, प्रेसिडेंट के क्या करेंगे कि वो कंसल्ट करेंगे जस्टिस वर्मा को लेके, किससे? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, उनसे। जो स्टेट में जहाँ जाना है उनको नियुक्त करना है, उस स्टेट के गवर्नर से, और उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे, सुझाव लेंगे, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ओके, ठीक। ये जो अपॉइंटमेंट होगा जजों का, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन में देखिए आर्टिकल 217 में मेंशन है। आर्टिकल 217 में क्या है? मेंशन है क्या? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मेंशन है, ठीक है भैया, मान के क्वालिफिकेशन मेंशन है। क्या है क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन में क्या है? कंडीशन दो है। पहला कंडीशन है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता है। और सिटीजन ऑफ इंडिया कौन बन सकता है? बर्थ से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, एक्विजिशन से, नेचुरलाइजेशन से, और डिसेंट से, यानी कि वंशज के माध्यम से ये हमारे भारत के नागरिक बन सकते हैं। और जो भारत के नागरिक हैं वो क्वालिफाई रहते हैं कि वो जाके जज बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर भारत का नागरिक जज नहीं बन सकता, उसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस नागरिक के पास, ठीक है, क्या होना चाहिए? मस्ट हैव, उसके पास होना ही चाहिए क्या? अ जुडिशियल जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, 10 साल। क्या? जुडिशियल ऑफिस, जो हमारे न्यायिक, जो हमारे कार्यालय हैं, वो कम से कम उसमें 10 साल तक वो कार्य किया हो। ठीक है, एक तो वो हो गया। इसमें या तो ये होना चाहिए, ओके, और नहीं, और मतलब, या बीन एन एडवोकेट एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, एडवोकेट। ठीक है, ओके। एक चीज आप समझिएगा, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा रहा था, तो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात थी, उनकी क्वालिफिकेशन की क्या बात थी? उनकी क्वालिफिकेशन की बात थी कि या तो जो भी हमारे हाई कोर्ट हैं, है ना, उस हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 साल तक लगातार जज रहे हो, ठीक है, या 10 साल तक वो भी हमारे एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट्स में। तो ये 10 तो एडवोकेट के केस में तो 10 तो हमारा जरूरी है। ठीक है, 10 तो हमारे हाई कोर्ट में ये जरूरी है। लेकिन ये जब जुडिशियल ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिस, इस केस में हमारे 10 साल का भी ये जरूरी है। यानी कि जो जज बनेंगे हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या तो वकील चाहिए,
या तो जुडिशियल ऑफिस चाहिए। भाई जज यदि पहले से रहेंगे तब जज क्यों बनेंगे, उनको जज बनना है तो या तो 10 साल तक वकालत किए हैं हाई कोर्ट में, और नहीं तो जुडिशियल ऑफिस जो होती है उसमें 10 साल काम किए हैं। और जब यही जज बन जाएंगे और 5 साल तक जज हाई कोर्ट में बने रहेंगे तो वो भी हमारे एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में ये दो चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा। ओके, ठीक। अब आता है एक टेन्योर। ठीक है, कि इनका जो टेन्योर है, इनका जो समय काल है, कितने साल तक ये हमारे जज बन सकते हैं, इनकी कितनी उम्र सीमा है। तो देखिए, अप टू द एज ऑफ 62 ईयर्स। ओके, यानी कि 62 साल तक ये हमारे क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं ये, है ना। यानी कि 62 के बाद रिटायर हो जाएंगे ये, है ना। यानी कि जैसे ही 62 साल कंप्लीट इनका हो जाएगा, ठीक है, ये उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। वहीं देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के केस में कि वहां पे 65 साल का रिटायरमेंट है, यानी 65 साल का हो जाएंगे तब वो रिटायर होंगे। यानी कि हाई कोर्ट से 3 साल अधिक तक सुप्रीम कोर्ट के जज वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको? ये देखिए, जो टेन्योर के बारे में बात हो रही है, कार्यकाल की जो बात हम कर रहे हैं, ये पहले हमारा 60 साल था। पहले कितना था, 60 साल था। ओके, तो पहले जो था ये 60 ईयर था, यानी कि 60 साल पे इनका रिटायरमेंट था पहले, अर्लियर। तो इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, और अमेंडमेंट क्या लाया, इस जो 60 साल था उसमें हम 15 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1963 में। और जब 1963 में 15वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए, तो उसके थ्रू हम क्या कर दिए कि जो हाई कोर्ट के जज थे 60 साल रिटायर हो रहे थे, उनको 2 साल हमने बढ़ा दिया, तब ये हमारे 62 के हो गए। यानी कि अभी क्या है, हमारे 62 साल। ये जब क्वेश्चन बहुत टफ पूछेगा तब ये ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछेगा, नहीं तो इतना ही 62 ही सफिशियंट है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, ये चीज तो हो गया इनका, 217 में आपने देख लिया। ठीक है, कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे सीजीआई से, गवर्नर से और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद एक जज को, एक नाम को अपॉइंट करते हैं जज के तौर पे। ठीक है, अंडर वारंट एंड हैंड एंड शील्ड। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी आप देख लिए, कितना टेन्योर है आपने 217 में देख लिया। अब हम देखेंगे 217 के बाद हमारा आर्टिकल आएगा 218। ठीक, अब 218 में क्या है भैया, देखिए 214 में आप देखें, शुरू फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 214 में, आर्टिकल 214 में क्या देखें कि हर राज्य के लिए एक हमारा हाई कोर्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसमें 231 में क्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक स्टेट के लिए हमारे कॉमन हाई कोर्ट चाहिए, और दो या दो से अधिक स्टेट और यूटी के लिए एक हमारा कॉमन हाई कोर्ट चाहिए, वो 230 में। ये भी समझ लिए, समझा दिया था आपको। 214 के बाद आता है 215। 215 में यह है कि यही जो हम हाई कोर्ट बना रहे हैं, जो 25 हाई कोर्ट आपके हैं, ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट में यही हाई कोर्ट क्या है, ये कोड ऑफ रिकॉर्ड है अपने स्टेट के लिए, रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए। ठीक है, समझ गए। 216 में यह है कि भैया कितने जज होने चाहिए, है ना, स्टेट में जो भी हमारे हाई कोर्ट हैं स्टेट के, तो वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, है ना। 216 में हो गया था। 217 में हमने देखे कि जो जज को अपॉइंटमेंट की जा रही है तो किससे किससे कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट की जाएगी। ठीक है, जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 217 में देखे। ठीक है, फिर हम देखें कि कितने साल तक कार्यकाल इनका होता है, 62 साल तक। अब हम देखेंगे कि जब आप जज बन गए हैं तो आपको रिमूव कैसे किया जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 218 में है रिमूवल, है ना। तो इसमें है रिमूवल, यानी कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, रिमूवल बाय किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, और रिमूवल भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन ग्राउंड क्या होना चाहिए, ऑन ग्राउंड सेम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में ही इनका रेजुलेशन पास होगा, स्टेट से कोई इनको लेना देना नहीं है। इसीलिए इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ क्या होना चाहिए,
आपको पता है, ठीक है। क्या? एक तो हमारा प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध हो जाए उनका, और दूसरा हमारा इनकैपेसिटी, ठीक है। यानी कि सेम प्रोसेस है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेम सेम प्रोसेस एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक। ओके। अब होता क्या है, ये प्रेसिडेंट तो इनको ऑन ग्राउंड आप किस बेस पे हटाएंगे? यदि वो किसी से व्यवहार किए हैं, संविधान को नहीं माने हैं, या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उस आधार पे इनको हटाया जाएगा, ठीक। वो तो ग्राउंड बन गया। लेकिन प्रेसिडेंट साहब तुरंत कैसे हटा देंगे? प्रेसिडेंट साहब को पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंड करेगा तभी तो हटाएंगे। तो रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, तो जो हमारा रिकमेंडेशन होगा, ठीक है, आफ्टर आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द किसका? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ये नोट डाउन रखिएगा। हाई कोर्ट भले स्टेट का है, स्टेट में हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हटाने का काम भी आप देखेंगे कि पार्लियामेंट से हो रहा है। नियुक्ति भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, हटा भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। उनको सैलरी भी कहाँ से मिलती है? यस, सैलरी उनको बस स्टेट से मिलती है, लेकिन पेंशन, पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है। वो आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो प्रेसिडेंट हटाते हैं जज को, वो किसके रिकमेंडेशन से? रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ओके। अब ये पार्लियामेंट रिकमेंडेशन करता है, तो उसके पीछे कैसे रिकमेंडेशन करता है? उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि ये लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जो सदन है, उसमें जो रेजुलेशन है, ठीक है, रेजुलेशन, रेजुलेशन जो प्रस्ताव है, मस्ट बी पास्ड, ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। कहां पे भैया? इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? इसको प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया और बता रहा हूं फिर मैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% वोट तो मिलना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 2/3 लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे रेजोल्यूशन के फेवर में, तो वो हमारा स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये हमारे पास करेंगे तो फिर हमारा रिकमेंडेशन होगा। रिकमेंडेशन करने के बाद हमारा ये प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? उनको हटाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, समझ गए आप? ठीक। अब देखिए, कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फिर। लेकिन आई होप यदि सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से समझाया हूं मैं, यदि समझ में आ गया होगा, तो हाई कोर्ट को भी इसी आर्टिकल के माध्यम से बढ़िया से समझा रहा हूं मैं। आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। अब आप देखेंगे आर्टिकल 219, आर्टिकल 219, ठीक है। 218 समझ गए, 217 भी समझ गए हैं आप, 218 में रिमूवल है। और 219 में देखेंगे, 219 में क्या है? ओथ है, ओथ और अफर्मेशन, अफर्मेशन, ओके। ओथ एंड अफर्मेशन है। अब जब आपका ओथ एंड अफर्मेशन है, तो देखिए, यानी ओथ मतलब शपथ और अफर्मेशन मतलब प्रतिज्ञान। जो आस्तिक होते हैं वो शपथ लेते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो प्रतिज्ञान लेते हैं। जो भगवान में विश्वास करते हैं वो तो शपथ लेते हैं कि ठीक है, मैं इनको परमेश्वर को साक्ष्य मान के, ठीक है, तो हमारा ओथ हो गया। अफर्मेशन यानी कि नास्तिक हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं, तो ठीक है, वो संविधान को लेके अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो देखिए, जज की बात है कि जो जज का अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट साहब कर दिए। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जस्टिस वर्मा एक आदमी हैं, उनको जज बनाना है। उनका सारा जो एलिजिबल है, जस्टिस वर्मा भारत के नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद या तो अ, भारत सरकार या राज्य सरकार में जो जुडिशियल ऑफिस है उसमें 10 साल काम किए हैं। यदि काम नहीं किए हैं तो 10 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे कार्य किए हैं। ओके, ठीक है। उनका नाम सुझाव किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि जो सीजेआई हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट करेंगे। फिर जिस स्टेट में जज की नियुक्ति करनी है वहाँ के गवर्नर से
और वहाँ के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उनसे कंसल्ट करने के बाद उनके नाम पे, है ना, एक प्रेसिडेंट अपने लेटर पैड पे, है ना, उनको अपॉइंट करेंगे, साइन उन बाकायदा करने के बाद भेजेंगे। ठीक। अब जस्टिस वर्मा जो है उनको जज बना दिया गया है। अब वो आएंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको ज्वाइन करना है, तो अब क्या करेंगे, ओथ लेंगे। तो ओथ कौन दिलाएगा उनको? तो ओथ जो दिलाएंगे, याद रखिएगा, जज, जो जस्टिस वर्मा जज आए हैं, चाहे कोई भी जजेस टेक टेक ओथ, ओथ बिफोर, कहाँ लेंगे भाई? बिफोर द गवर्नर। अब समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो जज का अपॉइंटमेंट हो गया तो वो जाएंगे और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट के बाद फिर हमारे गवर्नर आएंगे, ओथ दिलाने का काम शपथ समारोह में हमारे गवर्नर साहब हैं, वही हमारा इनको ओथ दिलाएंगे। समझ में आ गया? ठीक। जिस प्रकार से जो भी जज हैं, चाहे सीजीआई हो, चाहे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। उसी प्रकार जो स्टेट के जज होते हैं उनको वो दिलाने का काम कौन करते हैं? शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? गवर्नर। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। ये तो आर्टिकल 219 हो गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 220। आर्टिकल 220, ये आर्टिकल 220 है क्या? ठीक है, एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आप इसको देखिए। आर्टिकल 220 में यह है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अब मान लीजिए कि जो जज हमारे आए, है ना, अब वो हमारे जज बन गए, तो जज बन गए हैं तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, प्रतिबंध क्या लगाया जाएगा वो आपको बताऊंगा। क्यों? कि जो भी हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रतिबंध उन पे। ठीक है, आफ्टर बीइंग अ परमानेंट परमानेंट जज। ठीक है, यानी कि वो परमानेंट जज बन गए, शपथ ले लिए हैं, शपथ लेने के बाद इनके ऊपर 220 में रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। क्या? देखिए, इनका मतलब ये है कि ये इन पे प्रतिबंध लगाया जाता है कि ये किसी भी दूसरे कोर्ट में, भारत के, है ना, किसी भी दूसरे कोर्ट में ये जाके कोई कार्य, कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि इनमें दो अपवाद है। ये सुप्रीम हाई कोर्ट में है ये जज, तो दूसरे हाई कोर्ट, दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जाके ये वकालतनामा, चाहिए अपना जज, ये नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि कुछ बात इनको रखनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर है, तो वहां पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे वहां भी जा सकते हैं, अदर हाई कोर्ट में, जहां के लिए ये परमानेंट जज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये जो परमानेंट, मान लीजिए कि परमानेंट जज बने हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के, जस्टिस वर्मा जो परमानेंट जज बन गए हैं, जब ये परमानेंट जज बन गए हैं ना, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो इनका पद है जज के तौर पे, तो निर्णय लेने का काम है, तो जाके वकालतनामा ये नहीं कर सकते। कहाँ पे? इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वहीं के ये जज है, तो ये नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, सिंपल। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बातें रख सकते हैं, वकालत कर सकते हैं वहां पे। और साथ ही साथ यदि इनको जाना पड़े पंजाब में, तो पंजाब में भी जाके ये अपना बातें रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। रिटायर्ड परमानेंट परमानेंट जज ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट कैन practice in Delhi High Court, Delhi High Court और पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया आपको? ठीक है, मतलब देखिए, यदि ये परमानेंट जज बना दिए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के,
ठीक है। तो जब ये बना दिए हैं, तो अभी इसमें क्या करेंगे, जब रिटायर होंगे तो इसमें जाके वकालतनामा ये नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जज थे। लेकिन ये पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये जाके वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया? रिटायर परमानेंट जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस इन दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पे परमानेंट जज थे, वहां पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यानी कि जहां पे थे जज बने हैं, उसको छोड़ के हर जगह वो कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, अब देखेंगे आर्टिकल 221। आर्टिकल 221। अब जो आर्टिकल 221 है, ये है क्या? इस आर्टिकल 221 में हम देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है, यानी कि जो जज बने हैं, है ना, उनको अपॉइंट किए हैं प्रेसिडेंट, ओथ दिलाए हैं, शपथ दिलाए हैं गवर्नर, तो उनकी सैलरी और जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, जिसको ब्रेड एंड बटर बोलते हैं, है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? तो जो सैलरी एंड अलाउंसेस जो मिलता है ना, वो डिसाइड करेगा कौन, बताइए आप? डिटरमाइंड, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि सब कुछ डिसाइड हमारा पार्लियामेंट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया। सिंपल, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो उनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। ओके, लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पार्लियामेंट तो डिसाइड किया, लेकिन भुगतान कौन करेगा? तो भुगतान करेगा स्टेट। स्टेट का कौन भुगतान करेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य की जो संचित निधि है वो करेगा। ओके, जैसे ये हमारा पेड, पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। याद रखिएगा, ये राज्य, यानी राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की जो संचित निधि है, वहां से इनका क्या होगा? सैलरी इनको मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे एक आप नोट डाउन कीजिएगा, नोट ये कीजिएगा कि मान लीजिए जब तक ये 62 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 62 साल तक ये जज हैं, तो जहां पे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो संचित निधि है वहां से उनको पेमेंट देगी, सैलरी देगी। ठीक है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन कौन देगा? तो पेंशन देंगे कौन? यहीं पे आ जाएगा पेंशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको जो पेंशन मिलेगा वो पेड फ्रॉम कंसोलिडेट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि सर आप बता रहे हैं कि इनकी जो सैलरी है वो तो जिस राज्य में काम करेंगे उस स्टेट देगा, लेकिन पेंशन की बात आ गई तो भारत सरकार क्यों देगा? भाई, कंसेप्ट ये है इसके पीछे कि मान लीजिए एक जज है, उन्होंने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई डिसीजन दिया है और वो राज्य सरकार के खिलाफ है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है कि इनके रिटायरमेंट के बाद इनके पेंशन देने में देरी करेगी, यानी उनको परेशान करेगी। तो ये जो जज थे इन्होंने अपना कार्य निभाया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को सही से निर्वहन किया है, लेकिन राज्य सरकार गुस्सा उतार सकती है, पेंशन देने में डिले कर सकती है, तो जिससे जज को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि सैलरी तो राज्य से लेंगे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट यानी पेंशन जो होगा वो हमारा भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड, आगे समझ में? ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 222। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल आर्टिकल 222। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल 222, ये क्या है? आर्टिकल 222 है, ये हमारा क्या करता है
कि टू 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 सिंपल, यानी कि ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। समझ में आ गया? अनदर। इसीलिए क्या है कि एक जो जज है ना, वो जज आज मान लीजिए कि ठीक है उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उनका ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि इनकी परमानेंट, इनकी जो क्या है पूरा ऑल इंडिया जॉब है ना, प्रेसिडेंट जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो ऑल इंडिया जॉब है। तो ये पूरे ऑल इंडिया में जाएंगे, मान लीजिए चले गए गुवाहाटी, ट्रांसफर हो गया, तो पेंशन राज्य सरकार थोड़ी देगी, यूपी थोड़ी देगा। तो ये क्या होता है कि इसमें डिस्प्यूट हो जाता है। इसीलिए वो जहाँ पे कार्य करेंगे जब तक के लिए, तब तक के लिए जिस सरकार जिस राज्य के लिए काम करेंगे वो राज्य सरकार उनको सैलरी देगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार उनको पेंशन देगी। समझ में आ गया? अब भूलिएगा मतलब। ओके, अब देखिए आर्टिकल 222 में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, यानी कि जैसा कि आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को हम गुवाहाटी लेकर चले जाएंगे, या एक हमारे जस्टिस वर्मा थे करके जो उनके घर में पैसा मिला, जली हुई नोटें मिली, तो उनको दिल्ली से ट्रांसफर करके इलाहाबाद में ला दिया गया, क्योंकि पहले वो इलाहाबाद में ही थे, है ना। तो ट्रांसफर इस तरीके से होता है। ये तो आर्टिकल 222 में लिखा गया है, क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 222 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कभी कि जो ट्रांसफर करेगा वो किसके पास पावर है, तो भैया जो अपॉइंट करेगा, जो रिमूव करेगा, उसी के पास तो पावर रहेगी ना, यानी कि प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट। तो आप देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इनको अपॉइंट कर रहे हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनका ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये प्रेसिडेंट इनकी ट्रांसफर करेंगे, किसी से कंसल्ट करेंगे ट्रांसफर करने के लिए? हाँ भाई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आफ्टर कंसल्टेशन कंसल्टेशन विद सीजीआई, ठीक है, मान लीजिए कि इनको ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजीआई जो है, उनसे वो प्रेसिडेंट पूछेंगे, सुझाव लेंगे कि मान लीजिए ये इनके घर में पैसे जले हुए नोट मिले हैं, तो क्या इनको हम इलाहाबाद भेज दें? इनको क्या करें, कहाँ भेजें? तो सीजेआई जो हैं वो पूरा कंट्रोल करते हैं, तो उनको पता है कि भाई कहाँ पे जजों की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कहाँ सूटेबल रहेंगे, तो वो सुझाव देंगे प्रेसिडेंट को। और इसमें हमारा पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये सीजीआई से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसके बाद इनका हो जाएगा। प्रेसिडेंट का मतलब ये समझिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सुझाव, यानी कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, है ना। वही समझिए कि प्रेसिडेंट का मतलब वही लोग हो गए। ओके, इस तरीके से ये चीज़ होगी, ठीक है, ओके। अब जब ट्रांसफर इनका कर दिए हैं आप, ठीक है, तो ट्रांसफर करने के बाद यदि मान लीजिए कि कहीं किसी कोर्ट के, किसी गुवाहाटी कोर्ट हो गया, इलाहाबाद कोर्ट हो गया, वहां पे चीफ जस्टिस यदि मान लीजिए कि रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो देखिए आर्टिकल आर्टिकल 223, आर्टिकल 223 क्या है समझे। आर्टिकल 223 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, वेरी गुड। देखिए एक होते हैं एक्टिंग, एक होते हैं एडॉक, ठीक है। तो जो एडॉक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एडॉक जज को नियुक्ति कौन करते हैं? सीजीआई करते हैं, ठीक है, कोरम पूरा करने के लिए, है ना। तो आप उसको उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्लास में आप देख लीजिएगा। इसमें जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसमें ये होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट करते कौन है? ये करते हैं बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कभी भूलिएगा मत, प्रेसिडेंट कई बार आप देख चुके हैं, बाय प्रेसिडेंट। ओके, कब करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस, कब करेंगे? ये करेंगे व्हेन द ऑफिस
ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज, ठीक है, या तो मान लीजिए वेकेंट है, या चीफ जस्टिस क्या है कि absent है, नहीं आ रहे हैं, कहीं हैं, ठीक है, किसी कारण से, और या इनकैपेसिटी उनकी हो गई, यानी कि अनेबल टू परफॉर्म, कार्य करने में अब सक्षम नहीं। वैकेंट किस तरीके से होती है? 3 तरीके से हो सकती है वैकेंट। कैसे? या तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो रिजाइन दे दिए कि नहीं, हम अब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, वो प्रेसिडेंट को लिख के लेटर लिख दे दिए, रिजाइन दे दिए, ठीक है। दूसरा, या तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनका डेथ हो गया हो, ठीक है, या फिर क्या है, यदि ये मान लीजिए कि इनका रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट इनका हो गया है, या मान लीजिए कि इनको रिमूवल हो गया है इनका। 3-4 कंडीशन इस तरीके से सीटें खाली हैं। अब्सेंट है, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारे छुट्टी पे चले गए, इनकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, लॉन्ग छुट्टी पे चले गए हैं, ठीक है, या इनके पास बीमारी है, इलनेस है, कैंसर की बीमारी, कोई बीमारी है जिसके लिए इनको एडमिट होना पड़ रहा है, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, तो अपना जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में ये एबल नहीं है, ठीक है, अनेबल है, तो उस केस में, या अनेबल टू परफॉर्म, जब ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये सब चीजों के कारण यदि चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है खाली है, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि वहीं के, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनरली सामान्यतः जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज मतलब उम्र से नहीं, उनके कार्यकाल से जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे। समझ में आ गया? अब वो किससे कंसल्ट करते हैं? सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद उनको अपॉइंट कर देते हैं। समझ में आ गया? ओके, ये हमारा आर्टिकल 223 था, ठीक। अब हम देखेंगे आर्टिकल 224 कि आर्टिकल 224 में है क्या। देखिए, आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 है क्या? आर्टिकल 224 में ये देखें आर्टिकल 223 में आपने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, कार्यकारी मुख्य मूर्ति का आपने देखा था। अब आप देखेंगे आर्टिकल 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ठीक है भाई, यदि सीजी हमारे चीफ जस्टिस नहीं रहे, सीट खाली है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस आ जाएंगे। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि जज नहीं है, जज कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, तो उसके लिए एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे एडिशनल हैं और जो हमारे एक्टिंग जजेस है ना, एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस, तो ये हमारे आएंगे आर्टिकल 2241 में, और ये आएंगे एक्टिंग जजेस 2242 में, ओके। इनकी भी नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, और इनकी भी नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट महोदय ही करते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन एडिशनल केस में आता है कि मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? 2 साल का, 2 इयर्स का, ओके। यानी कि जो एडिशनल जज होंगे उनको बस 2 साल के लिए ही रख पाते हैं, उससे अधिक इनके कार्यकाल नहीं होती है एडिशनल जज की, है ना, ठीक है। और इसमें जो एक्टिंग जजेज होती हैं वो प्रेसिडेंट तो करते ही हैं, और साथ में हम देखेंगे कि जब तक अनटिल, है ना, द परमानेंट जज resume their ऑफिस, ठीक है, जब तक कि
जो परमानेंट है वो रिटायर नहीं है, अभी उनका कार्यकाल चल रहा है, तो वो छुट्टी पे चले गए हैं, तो उस समय एक्टिंग जज हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे और जैसे ही आके अपना वो चार्ज लेंगे परमानेंट जज वाले साहब जो छुट्टी पे थे, तो फिर एक्टिंग जज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप इसको समझिएगा। ओके, ये हो गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 224 हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे 225 आर्टिकल आर्टिकल 225 आर्टिकल 225 है क्या? आर्टिकल 225 जो है ये है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, यानी कि ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट अभी चल रहा है तो उसका क्षेत्राधिकार क्या है उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा जो जुरिस्डिक्शन है ये हमारा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है ना, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार इसका है। आर्टिकल 225 में ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट के केस में आपने देखा था कि जो मूल क्षेत्राधिकार था, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, यदि स्टेट स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नदी के पानी को लेकर यदि राज्यों में विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। वो हमारा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। इसी प्रकार हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है। हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई एमएलए हो गए, है ना, एमएलए हो गए, इनका को जो चुनाव का जो हमारा इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन इलेक्शन डिस्प्यूट है, यानी कि कौन हारा कौन जीता। ठीक है, जो हार गया था लेकिन उसको जिता दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो विवाद होती हैं ये कहाँ चलती है? ये हाई कोर्ट में चलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, एमपी एमएलए जहाँ के हैं उसी हाई कोर्ट में उनका चलेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आप बोलेंगे सर ऐसा क्या, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। 1975 में बात हो रही है। 1975 में किसी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जब इंदिरा गांधी थी तो इनको चैलेंज किया गया, इंदिरा गांधी को चैलेंज किया गया हैदराबाद अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो चुनाव जीती है गलत तरीके से जीती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनका जो कैंडिडेचर था, यानी कि ये जो जीती थी, जो इनकी मान्यता था जीत का, उसको रद्द कर दिया उसने। ठीक है, तो ये एट इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ में आ गया? तो यानी कि एमपी और एमएलए का यदि कोई इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा? आर्टिकल 225 के अंतर्गत हाई कोर्ट जाएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट के। ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई वसीयत हो, यानी कोई विल्स हो, है ना, वसीयत बोलते हैं, विल हो किसी का, वसीयत, वसीयत पे यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो हाई कोर्ट ही देखेगा। शादी विवाह, आप मान लीजिए शादी किए हैं, आपको डिवोर्स चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो आप सिर्फ, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट में। तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में ही आप जाएंगे। ठीक है, जब इसको आप समझ गए तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 226। आर्टिकल 226, 225 में आप समझ गए ओरिजिनल है। 226 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 226 है, इसमें है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, समझ में आया आपको? रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट जो है ना, उसका क्या है कि अवहेलना हो गया है। ठीक है, वायलेशन उसका हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप जाएंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या तो हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में क्या है कि आर्टिकल 226 हमारा आपका बताता है। ठीक है, कि इसमें आप जाके ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है आपको।
इसमें जैसे आपको लगता है हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंट टू, सर्टुटरी प्रोहिबिशन, ये सब हमारे रिट्स हैं। लेकिन इसका जो इस हाईकोर्ट का जो स्कोप है इसको लेके, है ना, ये हमारा वाइडर देन इसका स्कोप ऑफ हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ये ग्रेटर है देन स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए होता है। ठीक है, ओके। या आप इसको बोल सकते हैं, आप सिंपल, और सिंपल करता हूं, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स, ओके। लेकिन इस केस में आएंगे, जब हाई कोर्ट के मामले में आएंगे, तो ये क्या करता है कि टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, ये तो होगा ही, प्लस अदर लीगल राइट्स। ठीक है, यानी कि ये इतने में आता है और ये सिर्फ इतने में आता है। यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अदर कोई लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तब आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या है कि जो स्कोप है हाई कोर्ट का वो हमारा बहुत है, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन है सुप्रीम कोर्ट से, एक क्वेश्चन पूछता है, इसको आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया? ठीक है, आर्टिकल 226 समझ लिया। ओके, अब देखेंगे हम आर्टिकल 227, ये क्या है? आर्टिकल 227 है ना, यह है क्या? आर्टिकल 227 जो है ना, ये सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। क्या है? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना। ये सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल इन इट्स टेरिटरी। समझ में आ गया? यानी कि जो हाई कोर्ट है, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 227 के अंतर्गत उसको पावर मिली है सुपरविजरी का, यानी कि वो सुपरविजन रखेगा, वो सबको निगरान, न्याय प्रणाली में निगरानी करेगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको, और जो भी हमारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ये प्रकोष्ठ जो होते हैं SC ST का, चाहे वुमेन का, ठीक है, चाहे कंपनी का, ठीक है, वेलफेयर का, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उन सबको निगरानी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि SP महोदय होते हैं, वो सुप्रिंटेंडेंट्स ऑफ द पुलिस होते हैं। ओके, ओके। तो इसमें है कि SP महोदय एक जिला के होते हैं, है ना, तो जिला में जितने भी पुलिस प्रशासन का काम होगा सब वही देखते हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली, बाय लॉ। उसी प्रकार आर्टिकल 227 में है कि जो हाई कोर्ट है स्टेट का, वो क्या करेगा कि जितने भी कोर्ट स्टेट में चल रहे हैं, है ना, उन सब का सुपरविजन रखता है वो। ठीक है, समझ में आ गया? यही है कंसेप्ट इसका। ओके, फिर हम देखेंगे कि 227 हो गया है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 200, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, आर्टिकल 228, आर्टिकल 228 ये है क्या? देखिए, ये आर्टिकल 228 है, ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली बात है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन
केसेस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। कैसे? ये किस लिए होता है? जनरली होता है, आप समझिए, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, मान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है, और 75 जिले में हर जिले का अपना न्यायालय होता है। हो गया, ठीक। मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस या किसी भी रिजर्वेशन की बात आती है, कोई भी मुद्दा, कोई भी मुद्दा मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल जो कृषि है, तो कृषि को अ, भूमि, कृषि की भूमि जमीन है, उसको कंपनसेट करने की बात है, किसानों को कितना दिया जाए। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आपका बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है, वो कहेगा कि इतना दे दें। दूसरा कोर्ट बोलेगा सोनभद्र का इतना कंपनसेट कर दीजिए, तीसरा बोलेगा इतना कंपनसेट कीजिए, है ना। यानी कि 75 जिले 75 तरीके के आर्गुमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यानी कि 75 जिले 75 तरह के आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो कानून में क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है, उसमें अलगाव नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसे केस आते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल समझाया जाए, तो हाई कोर्ट कहता है कि ऐसा है कि सब केस जो है ना, तुम मुझे ट्रांसफर करो, मेरे पास लगाओ तुम लोग, इस पे निर्णय तुम लोग नहीं दोगे। ये जो 75 लोग अलग अलग निर्णय दे रहे हैं किसी बात पे, उस सभी का निर्णय मैं दूंगा, और मेरा निर्णय आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा, आपको मानना पड़ेगा। वो लोग कहेंगे ठीक है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात आएगी, तो उसमें हम सारे केस को हाई कोर्ट लेगा और वो एक डिसीजन लेगा, और उसी डिसीजन को सभी जिलों को सुनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिंपल तरीके से ये है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट, वो सिंपल किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि हाई कोर्ट क्या है, हमारे 25 हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट क्या करेंगे कि अलग अलग डिसीजन, मान लीजिए यूजीसी पे है, अभी चल रहा है विवाद पे, तो यूजीसी पे मान लीजिए विवाद चल रहा है, तो कोई 25 हाई कोर्ट में सभी कोर्ट अलग अलग डिसीजन दिए, कोई कहता है कि सपोर्ट करना चाहिए, कोई कहता है अपोज करना चाहिए, कोई कहता है सपोर्ट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसा है, आप लोग रहने दीजिए, हमें डिसाइड करने दीजिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तभी उस पर स्टे लगा दिया। समझ में आ गया? ये चीजें होता है प्रोसेस। अब आप देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 229 हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हाई कोर्ट में आरओ एआरओ का जो पोस्ट निकलता है, जो भी चपरासी की, पियोन की, जो भी हाई कोर्ट में जॉब निकलती है, उससे रिलेटेड ये है आर्टिकल 229। यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में आप समीक्षा अधिकारी या कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है बता रहा हूं मैं। आर्टिकल 229, ऑफिसर्स ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स सर्वेंट्स एंड एक्सपेंस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये सभी की सभी चीजें कौन करता है भाई? ऑल बाय किसके? चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये किसमें है? आर्टिकल 229 में। यानी कि आरओ एआरओ की वैकेंसी निकालनी है, कितनी सीट है, वो सब हमारे चीफ जस्टिस करेंगे। एग्जाम चीफ जस्टिस महोदय ही करवाएंगे, किसी एजेंसी को देके नियुक्ति यही करवाएंगे, सैलरी का प्रोविजन सब कुछ यही करवाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज अ पावर टू कंडक्ट द एग्जाम एंड अपॉइंट देम। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती है समीक्षा अधिकारी की, तो उस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, आयोजित कराने का और नियुक्ति पत्र देने का सारा काम कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ में आ गया? ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, बशर्ते ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सुझाव ले या उसको कहे कि आप एग्जाम करा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये अपना फ्री है, अपना फ्री तरीके से एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल आर्टिकल 233, है ना। ये क्या है? देखिए आर्टिकल 233 जो है, ये है
अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि जिला जो न्यायालय होता है, तो जिला न्यायालय का जो होता है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायालय में जो जज आते हैं उनके अपॉइंटमेंट करता है। ये अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज का कौन करता है? भाई याद रखिएगा, गवर्नर। ठीक है, जो राज्यपाल महोदय होते हैं यही क्या करते हैं, इसका गवर्नर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अपने आप कर देते हैं क्या? नहीं, कैसे करते हैं? कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उसे कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट हमारे सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार गवर्नर जो हैं वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे कंसल्ट करने के बाद जो जिला न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वो करते हैं। ठीक है, ओके, ये समझ गए आप? ओके, एक हमारा आर्टिकल है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। आर्टिकल 235 अनुच्छेद 235 में है, ये करता है empower द हाई कोर्ट को एम्पावर करता है टू हैव कंट्रोल ओवर ऑल अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं स्टेट में, राज्य में, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया, उन सभी को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। और वो कौन देता है अधिकार? आर्टिकल 235 देती है। ठीक है, ये चीजें आपका हो गई। तो अब तक क्या आपने पढ़ा कि जो प्री के थे, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से जो आर्टिकल थे, है ना, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई कोर्ट का, इससे बाहर जितना आपको मैं पढ़ाया हूं ना, इस आर्टिकल से ही आएगा। ठीक है, जो जो आर्टिकल दिया है उसी में से तो आएगा क्वेश्चन हाई कोर्ट से रिलेटेड। और मैं जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उस सभी आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी किया हूं मैं, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये तो हमारा प्री अप्रोच का आपका हो गया। यदि इसमें 250 वर्ड्स में यदि क्वेश्चन दे दे, ठीक है, मेंस में लिखने के लिए कि 250 वर्ड्स में आप लिखिए, तो इसके लिए मॉडल आंसर दिया हूं, आप उसको कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस द जुरिस्डिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार बताइए, एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया, जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, हाउ डज इट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कैसे है आप बताइए। जिसको आपको पता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन पूछ रहा है कि ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं कैसे, इसको बताइए एट द स्टेट लेवल। ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों की चर्चा कीजिए। यह राज्य स्तर पर संविधान के संरक्षक के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है, एक तो जैसे आपको शुरू से बताते आ रहा हूं मैं, जो मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, कि जो भी क्वेश्चन दिया है खासकर पॉलिटी के सेगमेंट में, तो जो भी टर्मिनोलॉजी दिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब चीजें हैं, तो सबसे इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें उस आर्टिकल का मेंशन कीजिए, पार्ट किस पार्ट में है वो मेंशन कीजिए। ये क्या करेंगे कि इट विल फेच गुड मार्क्स यार, ये ना अट्रैक्ट करेंगे आपके मार्क्स लेने में। तो ये तो चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा कि है क्या ये। और उसके बाद कोई एक फिलोसफर जो है, जो इनके बारे में क्या बोलते हैं, है ना, उनको कोट भी कर सकते हैं, फिलोसफर का कोट भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। जैसे उसके बाद बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में क्या पूछा है कि डिस्कस द जुरिस्डिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार उनका क्या क्या उसके बारे में आप लिखिए। ठीक है, तो उसके क्षेत्राधिकार के बारे में आपको बताया हूं मैं, है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। अब आप, वो तो बॉडी पार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम कंक्लूजन कर देंगे। देखिए कैसे, इंट्रोडक्शन में क्या है, द हाई कोर्ट इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी एट द स्टेट लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप चुरा सकते हैं कि यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी, ठीक है, ऑफ इंडिया, खत्म। तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे हमारा अपेक्स जुडिशियल बॉडी होगा। ठीक है, ओके, स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 214 से 231, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, पार्ट 6, क्योंकि ये हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इट फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 125 215। ठीक है,
215 में हमारा कोड ऑफ रिकॉर्ड है। ओके, एंड सर्व एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट। और हमारे दो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बोला है। ठीक, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, यानी कि ये बता दिया कि हाईकोर्ट है क्या। ओके, अब देखिए बॉडी लिखेंगे। इनका है जुरिस्डिक्शन एंड पावर, यानी कि क्षेत्राधिकार क्या है और शक्तियां क्या है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, कौन कौन सा क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले बताया हूं मैं कि एक तो हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसमें था, आर्टिकल 225 में। ओके, ये पता है। ठीक है, सब मेंशन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर हमारा रीट हो गया, फिर हमारा एपिलेट हो गया। ठीक है, फिर आपका हमारा सुपरविजरी हो गया, फिर कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। तो जो भी चीजें आपको बताया हो जुरिस्डिक्शन के बारे में, वो सब चीजें आपको लिख देना है और एक एक आर्टिकल आपको मेंशन करना है। ओरिजिनल में इट हियर्स केस डायरेक्टली इन्वॉल्विंग मैरिज, डिवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इलेक्शन पिटिशनर। ठीक है, पिटिशन एमपीएमएलए, जो कि आपको मैंने समझाया था। रिट जुरिडिक्शन में क्या करना है कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स और लीगल जो राइट्स है उसका यदि कुछ वायलेशन होता है, जैसे 5 टाइप से रिट्स होते हैं, जो आपका हिबियस कॉर्पस हो गया, मेंडामस हो गया, सेक्टोररी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यू वारंटो हो गया, है ना। तो ये चीजें रिट जारी कर सकते हैं। ओके, रिट समझना है तो आपको मैं पहले इस सब चीजों के बारे में बता चुका हूँ। ओके, अपीलेट जुरिडिक्शन में क्या है, इट हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, यदि जो जिला न्यायालय कुछ सुझाव कुछ वर्डिक्ट दिया है, कोई डिसीजन दिया है, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाके अपील कर लेंगे। और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हो तो उसको जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते करेंगे। तो हमारा अपीलेट हमारा जुरिडिक्शन हो जाता है। ओके, फिर आप देखेंगे सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन। ये हमारा क्या है कि आर्टिकल 227 में हमारा है। आपको बताया हूं कि ये हमारा सुपरिटेंडेंस करेंगे ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जो कि पहले भी आपको मैंने इसको एलोबरेट किया है, समझाया है मैंने। फिर कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इसको भी मैंने बताया है, आर्टिकल 235 में ये चीजें मेंशन है। ओके, उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल हमारा गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे है, क्योंकि इसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, यानी कि जो भी ये वर्डिक्ट दिया है, ये अपने वर्डिक्ट को फिर से रिव्यू कर सकता है। और ये जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट आया, वो हमारा कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। ठीक है, ओके। तो एक तो हमारा जुडिशियल रिव्यू करके हमारा गार्जियन बन जाएगा ये। इट कैन डिक्लेयर एनी स्टेट लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट्स वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए यदि स्टेट राज्य सरकार जो कोई कानून बनाती है या कोई एक्शन लेती है, मान लीजिए बुलडोजर एक्शन लेती है, ठीक है, तो उसको क्या है कि हाई कोर्ट बोल सकता है कि नहीं भाई, ये संविधान में नहीं है, संविधान के अनुसार ये नहीं है, असंवैधानिक है, इसको रोकिए आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह लोगों का फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जुडिशियल रिव्यू करके आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं उसको आप बचा रहे हैं। तो जब उस राइट्स को बचा रहे हैं तो यानी कि उसके गार्जियन बच गए, गार्जियन बन गए हैं आप। इसीलिए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से आप डिक्लेयर करेंगे। समझ में आ गया? ओके, फिर आएगा आर्टिकल 228, है ना, आर्टिकल 228। आर्टिकल 228 क्या है, आर्टिकल 228 में यह है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट, यही पता है ना। इसमें यह है कि इफ अ केस इन लोअर कोर्ट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ regarding constitutional interpretation, High Court withdraw case to ensure the Constitution is interpreted correctly। यानी जैसे आपको बताया कि यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और हमें उसमें क्या है कि क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है ना, तो उस केस में आर्टिकल 228 में हमें ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट उस चीज को मंगा लेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करेगा कि इस जो चीजें कानून जो बन रही है वो हमारा संविधान के दायरे में है या नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, तीसरा इंडिपेंडेंस है, यानी कि प्रोविजन लाइक चार्ज एक्सपेंडिचर, जो 229 में हमारा है चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर आर्टिकल 229 का मतलब ये है कि जिसको आपको बताया, यदि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी बनना है या पियून बनना है या सर्वेंट बनने हैं कुछ भी, तो वो सब कौन देखेगा, हाई कोर्ट ही देखेगा। हाई कोर्ट का मतलब कौन, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो देखेंगे। उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस, आप समझ गए। जनरली आपको पढ़ने का मिलता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जो भी उसमें ऑफिसर्स और सर्वेंट्स आएंगे वो सभी के सभी किसी कंट्रोल में रहेंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, तो चार्ज एक्सपेंडिचर आर्टिकल 229 में है। एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर,
इंश्योर इट्स फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, यानी कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कैसे? जुडिशियल रिव्यू से हो गया। फिर यदि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के बारे में बात आए तो आर्टिकल 228 में हम मंगा लेगा, और उसके बाद 229 में, यानी कि हमारा जो भी हमारे सर्वेंट ऑफिसर को अपॉइंट करना है, एग्जाम कंडक्ट कराना है, वो सब कुछ हमारा हाई कोर्ट करेगा। ओके, ठीक है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इन कंक्लूजन द हाई कोर्ट इज नॉट merely an appellate body but the pivot of the state's judicial administration। यानी कि आप ये कहेंगे कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जो हमारा केस चल रहा है, यदि वहां से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हाई कोर्ट हम जाते हैं। हम सिर्फ हमारा एपलेट बॉडी हाई कोर्ट नहीं है भाई, बल्कि क्या है कि हमारा जो भी न्यायिक जो प्रणाली है शासन की, उसका एक धुरी है ये हाई कोर्ट। ओके, थ्रू इट्स रोबस्ट रीट एंड सुपरवाइजरी पावर, it ensured the rule of law and act as a vital check on executive overreach, maintaining the sanctity of the constitution। ठीक है, sanctity of the constitution at the grassroots level। मतलब ये है, इसमें क्या है कि जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का एक्चुअली क्या है, जो रेट जारी करता है आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 से हमारा क्या है, जो रिट जुरिस्डिक्शन है इनका, जो रिट जारी करते हैं, बेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यूआरएंटू, प्रोहिबिशन, सर्चुलरी, ये जो चीजें हमारे इशू करता है, ये सिर्फ रोबस्ट नहीं है भाई, ये तो रोबस्ट रीट के साथ साथ हमारा सुपरवाइजरी पावर भी तो है, ये सुपरविजन भी तो है आर्टिकल 227। ये सुपर आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है 227, और ये रीट जो है आर्टिकल 226, ये दोनों के साथ ये क्या करता है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको इंश्योर करता है। और जो कार्यपालिका जो है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, यदि कुछ काम गलत तरीके से करते हैं तो उनको रोकता भी है ये। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, जो ग्रास रूट लेवल पे ये क्रियान्वयन और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन था। 250 वर्ड्स में आपको मैंने मॉडल आंसर प्रोवाइड किया हूं, मैं इसको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं। ठीक है, तो आपका ये मेंस का अप्रोच हो गया। आप यदि, और आप देखेंगे कि मेंस कैसे लिखेंगे मेंस में, तो यानी कि आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट और खासकर प्रीलिम का जो बेसिक कंसेप्ट है आपका पूरा तैयार है, और आप यदि उसको लिखने लायक हैं, तैयार है, तब आप मेंस में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यदि वन डे एग्जाम के लिए क्या है, वन डे एग्जाम के लिए ठीक है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ, जो पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है, उसको भी कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशियंट है। और इसी को आप कीजिए, इधर उधर ज़्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो भी अच्छी बुकें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, एक एक आर्टिकल को समझने के बाद, विद द हेल्प ऑफ द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद, ठीक है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, एक बार समराइज कर देते हैं हम इसको। आपने क्या क्या देखा, आपने क्या है कि देखा, आर्टिकल 235 क्या है, आर्टिकल 233 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। फिर आर्टिकल 229 के बारे में आप देखे हैं, ठीक है, कि वो क्या करता है। आर्टिकल 228 है ना, ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं सब आप इसको देखें, आप इसका नोट्स बनाइए, है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको आप लीजिए। ठीक है, और उसमें हाई कोर्ट का जो सेगमेंट है, उस क्वेश्चन को आप उठाइए और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो कुछ नहीं करना है, गूगल जैमिनी या चैट जीपीटी पे आप क्वेश्चन डालिए हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ऐसे करके वो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया गया है वहां से वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए। इंग्लिश मीडियम वाले के तो ठीक है, वो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, है ना। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उनको, बट आप ये समझिए कि हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पूरा हिंदी बोल के ही समझाया हूँ मैं। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्लास सेम लेवल पे ये यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के या पॉलिटी के जो सेगमेंट के जो हमारे पार्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ऐसे जो टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।